किसी व्यक्ति के कितने सेविंग बैंक अकाउंट हो सकते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट में आप मैक्सिमम कितना बैलेंस रख सकते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड आपको कितने साल तक रखना होता है? सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है? ऐसे बहुत से क्वेश्चन का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सी एस सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। कोई व्यक्ति कितने सेविंग बैंक अकाउंट रख सकता है? इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई लिमिट नहीं रखी है। कितने भी आप बैंक अकाउंट रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका बैंक अकाउंट आपके पैन और आधार से लिंक होता है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है, जिससे कि हम आगे वीडियो में चल के देखेंगे कि आप ये जानकारी कैसे चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आपके एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं तो उससे यदि आपने सही से मैनेज नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर सकता है। इसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा करना होता है, कितना निकालना होता है और इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास कैसे जाती है। तो आप इसका लिंक अपने राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कार्ड में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। मैं आपको रीकैप कर देता हूं। तो यदि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी जाती है। इनकम टैक्स का ये भी रूल है कि यदि आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट कैश में रिसीव करते हैं तो वो अलाउ नहीं रहता है और इस केस में पेनल्टी लगाई जाती है। तो डिटेल के लिए आप इस वीडियो को देखें जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। कई बार कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 5 बैंक अकाउंट है और मैंने हर बैंक अकाउंट में मान लीजिए 2 लाख रुपया जमा किया है, तो क्या इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजी जाती है? तो इनकम टैक्स में रूल है कि यदि किसी बैंकिंग कंपनी के पास कोई सेविंग बैंक अकाउंट है तो उस केस में वो उन बैंक अकाउंट्स का एग्रीगेट करता है। यदि वो फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो गया है कैश डिपॉजिट, तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को की जाती है। मान लीजिए आपके SBI बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस में बैंक अकाउंट है, तो उस केस में जो कैश डिपॉजिट आप SBI में करेंगे इसकी रिपोर्टिंग SBI के द्वारा इनकम टैक्स विभाग को की जाएगी। यदि अमाउंट 10 लाख रुपए उससे ज़्यादा का एक्सीड हो जाता है कैश डिपॉजिट का। लेकिन यदि आपने डिफरेंट बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं भेजी जाती है, क्योंकि हर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस उसके पास जो बैंक अकाउंट है उसमें जो एग्रीगेट अमाउंट डिपॉजिट हुआ है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यदि वो 10 लाख या उससे ज़्यादा हो गया है तो इसकी रिपोर्टिंग करता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका पैन और आधार आपके बैंक से लिंक होता है, तो भले ही आप डिफरेंट बैंक अकाउंट में कैश जमा कर रहे हैं तो इसकी रिपोर्टिंग इनडायरेक्टली इनकम टैक्स विभाग को चली जाती है, जिसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि क्या आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और आप कितना कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच में 1 करोड़ रुपये से ऊपर का कैश निकाला है SBI से। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या आपने पिछले 3 सालों में कभी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी, यानी कि 20, 21, 21, 22, 22, 23 से। यदि आपने ITR के ड्यू डेट पे फाइल कर दिया था तो उस केस में यदि आप 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश निकालेंगे तो उस केस में आपका TDS काटा जाता है 2% बैंकिंग कंपनी के द्वारा और इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी एक बैंकिंग कंपनी के पास जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं उसमें से आप जो कैश निकालते हैं यदि वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो इसकी रिपोर्टिंग बैंक के द्वारा की जाती है। यदि आप डिफरेंट बैंक से कैश निकालते हैं तो हर बैंकिंग कंपनी ये देखती है कि क्या उसके पास जो अकाउंट मेंटेन किए गए हैं उसमें से आपने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कैश निकाला है तो ही रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को की जाती है। यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आप यदि 20 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट निकाल लेंगे तो आपका TDS कटना शुरू हो जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्टिंग चली जाती है। चलिए हम इससे भी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने पिछले 3 साल में कभी भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है और आप फाइनेंशियली 23-24 में कैश विड्रॉ करते हैं। मान लीजिए जो आपने SBI के साथ अकाउंट मेंटेन किए हैं वहाँ से भले ही आप सेविंग अकाउंट मेंटेन करें, करंट अकाउंट मेंटेन करें किसी बैंकिंग कंपनी के पास, तो पूरी एग्रीगेट अमाउंट यदि आपने फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 में
20 लाख रुपए से एक्सीड कर दी है कैश विड्रॉल, तो पूरे अमाउंट के ऊपर आपका TDS काट लिया जाता है 2% के हिसाब से। यहाँ पे दूसरा केस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कैश विड्रॉ किया है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, और आपने पिछले 3 साल में कभी भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी, तो उस केस में अब आपका TDS 2% नहीं कटेगा बल्कि 5% काटा जाएगा। और ये TDS काटने के बाद बैंक इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज देगा। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करके पूछ सकता है कि पैसा आपने कहाँ पे यूज़ किया है, और यदि आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसे अनएक्सप्लेन माना जाएगा और इसे इनकम ट्रीट करके इसके ऊपर हाई रेट से टैक्स लगा दिया जाएगा। कई बार कोई व्यक्ति पूछता है कि मैंने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 9 लाख रुपया जमा किया है, 7 लाख रुपया निकाला है, क्या मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा? दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी रिपोर्ट हुई है। यदि कोई एक भी ट्रांजैक्शन की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी स्क्रूटनी करता है, तो उस केस में आपको अपने सभी ट्रांजैक्शनों को एक्सप्लेन करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको ये बताना होगा कि आपने जो कैश जमा किया है उसका सोर्स क्या था, जो कैश निकाला है वो कहाँ पे यूज़ किया है। यदि कोई व्यक्ति अपने एक सेविंग बैंक अकाउंट से दूसरे सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता है, क्या इसके लिए कोई लिमिट दी गई है? जी नहीं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है, और ना ही इसकी रिपोर्टिंग बैंक के द्वारा इनकम टैक्स विभाग को की जाती है। कई बार व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 7 से 8 सेविंग बैंक अकाउंट है, लेकिन मैं 3 या 4 ही ऑपरेट कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में सभी बैंक अकाउंट रिपोर्ट करने होते हैं, और जो डोरमेंट बैंक अकाउंट है उनका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति उन बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता है तो उस केस में माना जाएगा कि ट्रांजैक्शन आपने ही की है, तो ये रिस्की हो जाते हैं अकाउंट। तो यदि आप अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे बंद कर देना ही बेहतर है। और यदि अकाउंट डोरमेंट हो जाता है तो उसके बाद वो अकाउंट बैंक के पास नहीं रहता है, वो RBI को ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। तो इसलिए आप जो बैंक अकाउंट रेगुलरली यूज़ करते हैं वही अपने पास रखें, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे बंद करा दें, और बंद कराने से पहले उस अकाउंट की स्टेटमेंट अपने पास ज़रूर ले लें। अब डिस्कस कर लेते हैं ऐसी गलतियों के बारे में जो कि सेविंग अकाउंट होल्डर करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस भेजता है। तो ये गलतियां आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने सेविंग बैंक अकाउंट में बार बार FD को तुड़वाता है और फिर नई FD करवा लेता है। तो इस केस में यदि आप 10 लाख रुपए उससे ज़्यादा की FD पूरे फाइनेंशियल ईयर में कराते हैं, एग्रीगेट अमाउंट देखा जाता है और इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स विभाग को कर दी जाती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, जिसका लिंक आपकी राइट हैंड साइड में कार्ड में दिया गया है, जिससे कि आप डिटेल में समझें कि इस केस में नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे जाता है। तो आपको ऐसे केस को अवॉइड करना है, जैसे कि बैंक में ऑटो स्वीप की फैसिलिटी होती है, ऑटोमेटिकली FD टूटती रहती है, नई FD बनती रहती है। तो यहाँ पे अनजाने में ही सही, लेकिन आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख से क्रॉस हो जाती है, तो इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी चली जाती है। तो उस केस में आपके जो नोटिस आने के चांस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो बढ़ जाते हैं। दूसरी गलती जो ज़्यादातर यंग जनरेशन करती है वो है UPI से ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करती है। तो यहाँ पे यदि आप UPI से पेमेंट ले रहे हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, मान लीजिए वो 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो गई है, तो क्या इसकी रिपोर्टिंग की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? जी नहीं, इसकी रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। लेकिन यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी भी और सोर्स से पता चलता है कि आपको इनकम हुई है, तो उस केस में नोटिस भेजा जाता है। तो आपको सभी ट्रांजैक्शन अपनी एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो उस केस में आपको बताना होता है कि आपने जो UPI से ट्रांजैक्शन ली है वो आपकी इनकम है या फिर कोई और अमाउंट है। तो इसलिए इन ट्रांजैक्शन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी यदि रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ही ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन कर पाते हैं, अदरवाइज आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो हाई रेट से टैक्स लगा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस GPay पेटीएम से करते हैं, जैसे कि 8 रुपये का समोसा खाया है, 50 रुपये का आपने दूध खरीदा है या कोई और ट्रांजैक्शन की है, तो इसकी वजह से आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। जब प्रिंट आउट लेके हम देखते हैं तो उसमें इन ट्रांजैक्शन को टोटल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस केस में आपको अपना पेटीएम वॉलेट यूज़ करना है या अपना UPI वॉलेट, उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे कि आपने 1 महीने का 1000 रुपया ट्रांसफ़र किया, उसमें से आप अपने पर्सनल एक्सपेंस यदि करते हैं तो आप ये कह सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि पैसा आपने अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र किया था। और उस केस में आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो छोटी रहती है और आप उसे आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की पेमेंट अपने ही सेविंग बैंक अकाउंट में एक्सेप्ट करते रहते हैं। मान लीजिए कोई कैशियर है जो कि किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उसकी सैलरी तो 3 लाख ही है, लेकिन वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कस्टमर से यूपीआई के द्वारा अमाउंट को ले लेता है और वहाँ से ही वेंडर की पेमेंट करता है और अमाउंट मान लीजिए 10 लाख रुपए उससे ज़्यादा हो गया है। तो इस केस में भी आपके लिए दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है वो आपकी ही इनकम मानी जाएगी। तो इसलिए कोई भी ऐसी गलती ना करें, किसी दूसरी की पेमेंट आप अपने अकाउंट में रिसीव ना करें। जो आपकी इनकम है वही आप अपने अकाउंट में लें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन कर देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की लड़की उड़ीसा में काम करती है और वो वेस्ट बंगाल में है। उसने लॉकर में अपनी बेटी की ज्वेलरी रखी हुई थी जो कि वो सेल कर देता है और उसका अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर लेता है और उसके बाद अपनी डॉटर को भेजता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो पैसा है वो व्यक्ति ने अपने बैंक अकाउंट में लिया है, तो यहाँ पे उसके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। उसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि पैसा किसी और का है। तो इस प्रकार की ट्रांजैक्शन को आपको अवॉइड करना है। यदि कोई व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग करता है तो अपने डीमेट अकाउंट से अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लेता है। यदि वो आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे नोटिस भेजता है। तो भले ही आपको शेयर से लॉस हो या फिर गेन हो, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई ज़मीन सेल की है या कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल की है, उसकी प्रोसीड आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ले ली है, तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उस पर आपको टैक्स देना है या फिर इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशंस अलाउड हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अपने सेविंग बैंक अकाउंट से करता है तो इसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। तो उस केस में इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछता है कि आपने जो पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड की उसके लिए पैसा कहाँ से आया, क्या आपने टैक्स दिया है या फिर नहीं। यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन गेम से इनकम हुई है जैसे कि 3 पत्ती से या फिर ड्रीम 11 से, तो उस केस में उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है तो उसे भी आईटीआर फाइल करनी चाहिए और जो उससे इनकम हुई है उस पर उसे टैक्स देना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे नोटिस भेजता है। कई बार कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपया जमा किया है और उसी दिन मैंने 12 लाख रुपया पे भी कर दिया है, तो क्या मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा? जी हाँ, यहाँ पे आपको जो पैसा मिला है उसे भी आपको एक्सप्लेन करना है, जो पैसा गया है उसे भी आपको एक्सप्लेन करना है। यदि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो टोटल 24 लाख रुपया आपकी इनकम मान ली जाएगी और उसके ऊपर हाई रेट से टैक्स लगा दिया जाएगा। आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में मैक्सिमम कितना बैलेंस रख सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 लाख रुपया अपने सेविंग बैंक अकाउंट में हर साल जमा करता है तो 10 साल में उसके पास 40 लाख रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई जानकारी नहीं भेजी जाती है। लेकिन मान लीजिए आप 10 लाख की एफडी करा देते हैं तो इसकी जानकारी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। उस वक्त आपको नोटिस आ सकता है और आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे आए हैं क्या आपने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया था। सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड बहुत सी जानकारी बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर साल दी जाती है, जैसे कि आपने कितना कैश डिपॉजिट किया है, यदि वो 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया है, कैश विड्रॉ आपने किया है जैसे कि हमने डिस्कस किया है, उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है तो वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। आपने कोई एफडी कराई है उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है, जैसे कि 10 लाख रुपये उससे ज़्यादा की। सेविंग बैंक पे आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, एफडी पे आपको कितना इंटरेस्ट मिला है। तो चलिए समझते हैं कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ये जानकारी कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, AIS में प्रेस करेंगे यहाँ पे और नई वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप प्रोसीड करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे AIS पे प्रेस करना है और यहाँ पे आप फाइनेंशियल चूज़ कर सकते हैं जिसके लिए कि आप ये इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेविंग बैंक की इंटरेस्ट की इनकम यहाँ पे आ रही है। तो किन बैंक की इनकम रिपोर्ट की गई है यहाँ पे आप एरो पे प्रेस करेंगे तो इन बैंक की डिटेल यहाँ पे खुल जाएगी। इसी प्रकार आपने बैंक में एफडी कराई है उससे आपको इंटरेस्ट इनकम हुई है तो यहाँ पे आप एरो पे प्रेस करेंगे तो किन बैंक ने ये इनकम रिपोर्ट की है इसकी जानकारी भी यहाँ पे खुल जाएगी। इस प्रकार आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए इन सभी जानकारी को ध्यान रखना है और उसके बाद अपनी आईटीआर को सही से फाइल करना है।
कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने ऑनलाइन अपने सेविंग बैंक अकाउंट में मान लीजिए 20 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की हैं, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन की है उसकी नेचर क्या है। कुछ ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होती हैं, कुछ नॉन टैक्सेबल होती हैं। जैसे कि आपको सैलरी मिली है, या फिर आपको रेंटल इनकम आई है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है जिसपे कि आपको कैपिटल गेन हुआ है, ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होती हैं। लेकिन यदि आपने अपने पेरेंट्स से कुछ अमाउंट लिया है, या फिर आपने एग्रीकल्चर लैंड को सेल किया है, या एग्रीकल्चर लैंड से आपको इनकम हुई है, या फिर आपको ग्रेच्युटी अमाउंट मिला है स्पेसिफाई लिमिट तक, और पीएफ बैलेंस मिला है, तो ये ट्रांजैक्शन नॉन टैक्सेबल होती हैं। इसलिए आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन को चेक करना है और देखना होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है और कौन सी नॉन टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल ट्रांजैक्शन को आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है हर साल, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि आप अपने सभी बैंक अकाउंट रिपोर्ट कीजिए। तो आपको अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर रिटर्न में बताना है। ऐसा ना हो कि आप मिस रिपोर्ट करें या अंडर रिपोर्ट करें अपनी इनकम को। उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, क्योंकि आपका पैन और आधार कार्ड बैंक से लिंक होता है और जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास होती है बैक एंड पे। तो वो उसे चेक करता है कि आपने जो ITR फाइल की है वो सही फाइल की है या फिर नहीं। इनकम टैक्स विभाग आपको कब तक नोटिस भेज सकता है, इसके लिए टाइम लिमिट है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी टैक्स से बच गई है। मान लीजिए इनकम 50 लाख से कम थी जो कि टैक्स से बची है। मान लीजिए 15 लाख की आपने FD 22-23 में कराई थी, तो इसे हम असेसमेंट ईयर 23-24 बोलते हैं। तो उसके 3 साल के अंदर आपको कभी भी नोटिस आ सकता है असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद, यानी कि 31/3/2027 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। यदि आपकी इनकम 50 लाख है उससे ज़्यादा की हो गई है स्केप टैक्स से, तो उस केस में 10 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस जारी कर सकता है। मान लीजिए आपने 22-23 में 51 लाख की FD कराई थी, तो असेसमेंट ईयर 23-24 हम इसे मानते हैं। तो 31/3/2034 तक इनकम टैक्स विभाग कभी भी नोटिस जारी करके आपसे इस FD को कराने के सोर्सेज पूछ सकता है कि पैसा आपके पास कहाँ से आया, क्या आपने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया था या नहीं। तो जब आपको इनकम टैक्स का नोटिस 3 साल बाद या 10 साल बाद मिलता है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगता है। तो इसलिए आपको अपनी बैंक की पासबुक हर साल अपडेट करनी है, अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, और उसमें जो एंट्रियां हैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करके अपने पास ही रखना है। और आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप जो चेक बैंक में जमा कराएं उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें, क्योंकि बाद में बैंक स्टेटमेंट से नहीं पता चलता है कि चेक किस व्यक्ति से आया था या किस व्यक्ति को दिया था। यदि आप कोई ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उसे आपकी इनकम मान के उस पर हाई रेट से टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई जाती है। यदि आपके पास एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है, तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है उस वक्त उन सभी बैंक अकाउंट से स्टेटमेंट लेनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि कई बार बैंक का मर्जर हो जाता है, कई बार बैंक का सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं मिल पाती हैं। इसलिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट हर साल अपने पास लेके रखें, और अपने सेविंग बैंक अकाउंट उतने ही रखें जिन्हें आप मैनेज कर पाएँ, जिन्हें आप एक्सप्लेन कर पाएँ। तो ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट यदि आप रखते हैं तो आपको मिनिमम जो बैलेंस है हर बैंक अकाउंट में मेंटेन करना होता है। डेबिट कार्ड चार्जेस, ATM कार्ड चार्जेस और कई तरह के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो आप उतने ही बैंक अकाउंट रखें जितनी की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा आप ना रखें। तो यहाँ पे मैं रीकैप कर देता हूँ, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऑनलाइन UPI, RTGS, NEFT से ले सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर ट्रांजैक्शन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है तो हर ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास एविडेंस होने चाहिए, और उसका सोर्स भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। तो आपको ITR सही से फाइल करनी है, और जो टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है उन्हें ITR में रिपोर्ट करना है और प्रॉपर टैक्स पे करना है, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।